Next question. A USA based company is planning to set up a software development unit in India. तो एक यूएस का कंपनी है जिनको इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यूनिट एस्टैब्लिश करना है. Software developed at the Indian unit will be bought back by the US parent at a transfer price of 200 lakhs डॉलर. यूएस का पेरेंट कंपनी इसको बाय करेगा और तब ये सॉफ्टवेयर का वो 200 lakhs डॉलर पे करेंगे. The unit will remain in existence in India for 1 year. The software is expected to get developed within this time frame. एक साल में ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा. The US based company will be subject to corporate tax of 30% and a withholding tax of 10% in India and will not be eligible for tax credit in United States of America. The software developed will be sold to US market for 240 lakhs US dollar. The other estimates are as follows. Rent for fully furnished unit with the necessary hardware in India is an amount of 20 lakhs. Manpower cost 600 rupees per man hour. 116 software professionals will be working for 10 hours each day. Administration and other expenses rupees 24 lakhs. Advise the US company on the financial viability of the project. The rupee dollar rate is 67 rupees per dollar and assume that say 1 year is consisting of 360 days. I request you to go through the question please. So friends, over here basically the question is that say from the US company point of view we have to take a decision कि US कंपनी को इंडिया में आके बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग ये जो इंडियन कंपनी है यानी कि इंडियन सब्सिडरी कंपनी है से उसका हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. फिर देखते हैं कि आगे कैसे से क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, क्योंकि कुछ रेंट का खर्चा दे रखा है, फिर मैन पावर यानी कि एम्प्लॉयज़ का खर्चा दे रखा है, हमको एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट दे रखा है, हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है, फिर हमको एक्सचेंज रेट दे रखा है. ऑफ कोर्स से दिस वुड बी द एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल फॉर द एंड ऑफ ईयर ट्रांसफर, है ना. मैं सब्सिडरी कंपनी हूँ इंडिया में, तो मेरा जो पेरेंट कंपनी है वो मुझसे सॉफ्टवेयर बाय करेगा और उसके लिए से मुझे 200 lakhs ऑफ डॉलर मिलेंगे. डॉलर इज फॉरेन करेंसी फॉर मी, तो उसको डोमेस्टिक करेंसी में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तभी का रेट होगा 67. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ total cost to develop software in rupees term. रुपीज टर्म में कितना खर्चा होगा उसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रेंट, भाड़े का खर्चा, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 20 lakhs. उसके बाद we will be having say the manpower cost, that is an amount of 600 rupees per hour and they will be working for 10 hours a day. So we understand it is 600 rupees per hour multiplied with 10, यानी ये एक दिन का खर्चा हुआ एक एम्प्लॉय का. और ऐसे हम लोग 160 प्रोफेशनल्स रखने वाले हैं, तो इंटू 160 एक दिन का खर्चा हुआ, मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर दे रखा है हमको 360. फिर सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, इट इज एन अमाउंट ऑफ 24 lakhs. अच्छा, तो यूज अ कैलकुलेटर. 600 इंटू 10 इंटू 160 इंटू
360. So the answer is 34 crore 56 lakhs. That is what we understand is the total cost set to develop the software. So we understand it is 34 crore 56 lakhs plus 24 lakhs plus 20 lakhs. So that comes to an amount of rupees 35 crore. तो हम लोग बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि 35 करोड़ का टोटल खर्चा होगा सॉफ्टवेयर डेवलप करने का. चलो, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने का खर्चा हुआ. नाउ वर्किंग नोट नंबर 2. फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कुछ लॉजिकली. एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. देखो, हमको ऐसा दे रखा है दैट से 200 lakhs यानी 2 करोड़ का हमारा सॉफ्टवेयर का हमको सेल्स वैल्यू मिलेगा. 2 करोड़. एक्सचेंज रेट जो हमको नीचे दे रखा है वो दे रखा है 67. सो 2 करोड़ इंटू 67 यानी हमको सेल वैल्यू मिलेगा 134 करोड़ का. माइनस 35 करोड़ का हमारा खर्चा हुआ यानी 99 करोड़ का हमारा प्रॉफिट हुआ. हमको इनकम टैक्स का रेट क्वेश्चन में दे रखा है से इट इज 30%. सो इंटू 0.30 यानी 29.7 इज द टैक्स दैट वी हैव टू पे. तो ये 29.7 को 99% डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास इतना प्रॉफिट बचेगा इंडिया में. अभी हम लोग रख के क्या करेंगे, कंपनी तो बंद हो गया क्योंकि एक ही साल के लिए कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था. तो ये जो प्रॉफिट है ना वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग वापस यूएसए भिजवा देंगे. जब हम लोग ये प्रॉफिट यूएसए भिजवा देंगे ना फ्रेंड्स, तभी हमको 10% का विथ होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा यानी 6.93. यस, ये पे करने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, 69.3 माइनस 6.93. इतना अमाउंट ऑफ द रुपीस हम लोग उनको बेच देंगे. तो लिसन केयरफुली. पेरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ फ्रेंड्स कि उन्होंने सॉफ्टवेयर 200 लाख में खरीदा. वहां पे डोमेस्टिक मार्केट में वो बेचेंगे 240 लाख में. तो उनका तो पूरा का पूरा खर्चा निकल गया. एंड ऑफ कोर्स देयर इज एन एडवांटेज. उसके अलावा इंडियन ऑपरेशन में जो उन्होंने पे किया था ना उसमें से भी कुछ पैसा उनको वापस मिल रहा है. कितना, ये जो कैलकुलेटर पे है 62.37 करोड़ डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा 67 यानी इतना करोड़ उनको ऊपर से मिलेगा. सो फ्रॉम द यूएस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज डेफिनेटली एडवांटेजियस set to develop the software. चलो, write down answer. Working note number 2. Calculation of amount of cash flow to be repatriated to USA in dollar currency. चलो, write down answer. सेल्स वैल्यू. सेल्स वैल्यू हमको कितना मिलेगा फ्रेंड्स, 200 lakhs into 67 rupees per dollar. So 200 into 67 that comes to 13,400 lakhs less cost of software. सॉफ्टवेयर बनाने का कितना खर्चा हुआ, वी हैव कैलकुलेटेड इट इज एन अमाउंट ऑफ 35 करोड़ यानी कि 3,500 lakhs. तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस माइनस 3,500. सो हमारा प्रॉफिट बचेगा 9,900 lakhs.
फिर हम लोग इनकम टैक्स का पेमेंट करेंगे। टैक्स का पेमेंट कितना 30% है, 2970 लैक्स। तो फिर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। सो इट इज 9900 माइनस 2970, 6930 लैक्स। ये जो भी प्रॉफिट है वो बेसिकली हमको वहां पे रिपैट्रिएट करना है, कहाँ पे, अमेरिका में, पर तब हमको विथहोल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, लेस withholding tax at the rate of 10%. It is 693 lakhs. उसके बाद होगा amount repatriated to USA, 6930 minus 693, that comes to 6237. This is the amount which is supposed to be repatriated over there. Now उसके बाद हम लोग करेंगे सीधा कैश फ्लो इन डॉलर करेंसी। इसको हम लोग डॉलर करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। So it is 6237 divided by 67. That comes to 93.09 lakhs of dollar. 6237 lakhs divided by 67 rupees per dollar. सो इतना कैश फ्लो हम लोग वहां पे रिपैट्रिएट करेंगे। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नाउ कंक्लूजन में बहुत सिंपल है। वी अंडरस्टैंड दैट से सॉफ्टवेयर जो 200 लाख में हमने खरीदा, मैं यूएस कंपनी का बात कर रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर हमने 200 लाख में खरीदा वो हम लोग 240 लाख में बेचते हैं। तो एक तो वहां पे फायदा हुआ, प्लस वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी हमने प्राइस में सॉफ्टवेयर खरीदा था उसमें से भी कुछ अमाउंट हमको वापस मिल रहा है। So it is overall win-win situation. So definitely we should develop the software. So this is the way we have the repatriation of the cash flow. So write an answer decision. In that write down, USA company should develop software in India. उसे में लिखो आगे, it can buy software at the rate 200 lakhs dollar, comma, it can be sold in domestic market for $240 lakhs, full stop। उससे में लिखो आगे, further it is able to get 93.09 lakhs dollar from Indian operation। फुल स्टॉप। एक दूसरा छोटा सा एक्सप्लेनेशन, वी अंडरस्टैंड दैट exchange rate given in the question,
is year end exchange rate. Full stop. उससे मैं लिखो आगे, withholding tax is required to be paid at the time of remitting cash flows. Full stop. तो बेसिकली पहला वर्किंग नोट हमारा टोटल कॉस्ट टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इन रुपीज टर्म। दूसरा एक प्रॉफिट का कैलकुलेशन, और उसके बाद जो डॉलर हम लोग रीपैट्रिएट करेंगे यूएसए में उसका कैलकुलेशन। सेल्स वैल्यू, उसमें से कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर को डिडक्ट किया, प्रॉफिट आ गया, टैक्स डिडक्ट किया, अगेन प्रॉफिट आ गया, विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट किया, फिर अमाउंट टू बी रीपैट्रिएटेड आ गया, और उसके बेसिस से हम लोग फाइनल डिसीजन लिख रहे हैं कि यूएस कंपनी 200 लाख में सॉफ्टवेयर खरीदेगा जिसको 240 लाख में वो लोग बेचेंगे। तो वो एक फायदा हुआ। और दूसरा कि जो एक्सचेंज रेट है वो ईयर एंड का है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। और मैंने एक विथहोल्डिंग टैक्स का आपको एक्सप्लेनेशन लिखवाया।